हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक था फर्टिलाइज़र और उनसे होने वाले दुष्परिणाम। तो फर्टिलाइज़र्स जो हैं या उर्वरक जो हैं उनके क्या क्या दुष्परिणाम और कौन कौन से प्रदूषण के रूप में वो दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। कल मैंने आपको पर्यावरण प्रदूषण के इंट्रोडक्शन मैंने बताया था और ये हमने बात करी थी कि पर्यावरण प्रदूषण जो है वो कितने प्रकार के प्रदूषक होते हैं। आज हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण जो है प्रमुख रूप से प्रकृतिजन्य एवं मानवजन्य कारणों से होता है। यानी कि प्रकृति भी प्रदूषण करती है और मानव जो है वो भी प्रदूषण करता है। कृषि एवं पर्यावरण संबंधों की की दृष्टि से इसे निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो ये तो हम बहुत छोटी क्लासेज से सीखते आ रहे हैं कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है। और ऐसे ही सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जल प्रदूषण के बारे में। तो जल प्रदूषण जो है वो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों में जीवधारियों के अस्तित्व के लिए जल सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। जल से ही धरती पर जीवन का निर्वहन होता है, परंतु दूसरी ओर मानव सभ्यता इसे विकारग्रस्त करके प्रदूषित करने के लिए उत्तरदायी भी है। जल के अवयवों में अवांछित तत्व प्रवेश कर जाते हैं तो उनका मौलिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस प्रकार जल के प्रदूषित होने की प्रक्रिया या जल में हानिकारक तत्वों की मात्रा का बढ़ना जल प्रदूषण कहलाता है तथा ऐसे पदार्थ जो जल को प्रदूषित करते हैं जल प्रदूषक कहलाते हैं। जल प्रदूषण को मुख्यतः मनुष्य द्वारा अपने क्रियाकलापों से उसके प्राकृतिक, भौतिक और जैविक और रासायनिक, ठीक है, घटकों से धीरे धीरे कमी पैदा करने वाले कार्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरी ओर यह चट्टानों के विखंडन, खनिज पदार्थ, मृदा तलछट, पोषक तत्व, मृत पशुओं, वानस्पतिक पदार्थ एवं सूक्ष्म जीवों के सड़ जल कर धीरे धीरे क्षय होने से संभव है, जो मृदा अपरदन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते रहते हैं। जल अवयवों की गुणवत्ता का कम होना पिछले कुछ दशकों से लगातार बढ़ रहा है और औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों की वृद्धि से जल प्रदूषण की समस्या जो है वो अधिक गंभीर हो गई है। पर्यावरण में प्रदूषणकारी तत्वों को लेकर कुछ देशों में जो है वो विश्वव्यापी चिंता व्यक्त की जा रही है। मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न प्रदूषणकारी तत्वों द्वारा मानव जाति तथा परिस्थिति दोनों ही जीवन तंत्र पर होने वाले हानिकारक प्रभावों की सूचनाएं व्यापक प्रसार से प्राप्त होने वाले जानकारी के कारण चिंता उत्पन्न हुई है, ठीक है। जल प्रदूषण जैसी पर्यावरण समस्या जो है जल स्रोतों से औद्योगिक इकाइयों द्वारा अनिश्चित बहिस्राव के कारण उत्पन्न हुई है, जबकि वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं ऊर्जा उत्पादन करने वाले उद्योगों तथा वाहनों के उत्सर्जन पदार्थों के अपर्याप्त नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं, ये सब लोग जानते ही हैं। बहुत बार आपने हिंदी में पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर लेख लिखे होंगे पेपरों के अंदर, तो ये सारी वही चीज़ें हैं इसके अंदर। अब इसके बाद में हम बात करेंगे जल प्रदूषण के मानदंडों के बारे में, वैल्यूएशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो मानदंड जो हैं वो क्या चीज़ हैं? देखिए, मानदंड का मतलब होता है कि जल प्रदूषण को परिभाषित करने के लिए हमें कैसे पता लगेगा कि कितना, कहाँ कहाँ, कैसा कैसा जल प्रदूषण है। यानी कि जल प्रदूषण में कौन से तत्वों की अधिकता या कमी जो है वो उसके कम या ज़्यादा होने से जल प्रदूषण होता है। तो ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है प्राकृतिक मानदंड, ठीक है। प्राकृतिक मानदंड जो है इसके अंदर पानी का रंग आता है। पानी का रंग, जैसे कि पानी का रंग देखने से अपने को पता लग जाता है कि जल जो है प्रदूषित है या वो स्वच्छ है। तो पानी का रंग हुआ, अविलेयता हुई, सघनता यानी कि घनत्व और तापमान प्राकृतिक रूप से प्रदूषण के बारे में सही जानकारी देते हैं। फिर आता है रासायनिक मानदंड।
तो रासायनिक मानदंड में हम इसके रासायनिक गुणों की बात करेंगे, जैसे पीएच, पूरी तरह से घुलनशीलता, ठीक है। टीडीएस को बोलते हैं टोटल डिसॉल्व सॉल्ट, ठीक है, मतलब उसमें कितने लवण घुले हुए हैं। इसके अलावा आयनिक साम्य, छोड़े गए सघन तत्व, और इसके अलावा विलेय ऑक्सीजन है ना, जिसको डिसॉल्व ऑक्सीजन कहा जाता है। इसके अलावा अवशिष्ट क्लोरीन, रासायनिक ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता जिसको हम BOD बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके अलावा अपौपचय संभाव्यता। इसके अलावा जल के अंदर रेडियो सक्रिय पदार्थ भी होते हैं, जैव रसायन, ठीक है, जैविक क्रिया विधि को कम एवं ज़्यादा करने वाले जैविक पदार्थ, भारी धातुएं और धातुओं के ऑक्साइड और औद्योगिक उप उत्पाद जो हैं वो शामिल हैं। यानी कि इनको देख के ये पता लगाया जा सकता है कि अगर जल की, जैसे पीएच की है हम बात कर रहे हैं, इसमें जैसे पहला पॉइंट पीएच का था, तो अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच का मतलब ये है कि जल की पीएच अगर 7 है या 7 के आसपास है, 6.5 है या 7.5 है, तो इसका मतलब वो जल जो है वो शुद्ध हो सकता है। लेकिन अगर जल की पीएच 1 से 2 के बीच में 3 तक है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो जल होगा वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, जो कि शरीर के लिए या मृदा के लिए या वातावरण के लिए नुकसानदायक होगा। तो इसलिए हम रासायनिक गुणों के आधार पे भी प्रदूषण को जो है वो देख सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है जैविक मानदंड। जैविक मानदंड में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की जैविक क्रिया करने वाले जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कठोर कवच वाले छोटे छोटे जीव जंतु शामिल हैं। यानी कि इन जीवों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, यानी कि दोनों ही चीज़ें जो हैं वो जल प्रदूषण के बारे में इंडिकेशन करती हैं, ठीक है। तो जैसे जल अगर अधिक प्रदूषित होगा तो उसमें जो जीव हैं उनकी संख्या में कमी आ जाएगी और कुछ विशिष्ट प्रकार के जीवों की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो उससे ये पता लग जाता है कि ये जल प्रदूषित है या किस प्रकार का होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जल प्रदूषण के मुख्य स्रोतों के बारे में। तो जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत जो हैं उसमें ये 2 प्रकार के होते हैं भाई। एक तो होते हैं निश्चित स्रोत और एक होते हैं अनिश्चित स्रोत, ठीक है। तो निश्चित स्रोतों में क्या है, वो स्रोत हैं जैसे इस प्रकार के जल प्रदूषक स्रोतों को किसी स्थान विशेष पर तुरंत पहचाना जा सकता है। यानी कि ये ऐसे होंगे जिनको देखकर ही पता लगता है कि इनसे प्रदूषण, जल प्रदूषण होगा, ठीक है। जैसे औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन, औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन, इसका मतलब ये है कि ये वो विसर्जन होगा जैसे कि आपने देखा होगा जो कल कारखाने हैं उनका जो औद्योगिक अपशिष्ट है तो वो गंदे नालों के रूप में वो बाहर निकलता है। तो वो सारा का सारा अपशिष्ट अगर पानी में मिलता है तो वो जल प्रदूषण करेगा। तो उस जो अपशिष्ट पदार्थों को देखकर तुरंत पहचाना जा सकता है कि ये जो हैं वो जल प्रदूषण करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में शोधन संयंत्र, डेयरी उद्योग और चमड़ा उद्योग। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसे जो है उद्योग हैं जिनके अंदर जल प्रदूषण बड़ी मात्रा में होता है। इसके अलावा फिर नगर मल व्यसन का रिसाव और संयुक्त मल नल का अधिप्रवाह, यानी कि जो सीवरेज है, तो सीवरेज का अगर कहीं पे जल के साथ कनेक्शन हो रहा है तो वो भी जल प्रदूषण का एक मुख्य कारण होता है और उसको देखकर पहचाना जा सकता है कि ये जो है वो जल प्रदूषण करेगा। इसके बाद में आते हैं अनिश्चित स्रोत। अब अनिश्चित स्रोत वो होते हैं जिनको देखकर मतलब डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष रूप से उनसे जो है वो जल प्रदूषण ऐसा माना जाता है कि नहीं होता, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से जल प्रदूषण करते हैं। जैसे कि इसमें कृषि, सिंचाई एवं कृषि कार्य। अब कृषि सिंचाई जो है, सिंचाई करने से जल प्रदूषण नहीं होता, लेकिन जब वो कृषि जो है उसके साथ पेस्टिसाइड या और अलग चीज जो है उर्वरक वगैरह या रसायन यूज़ किए जाते हैं तो वो जल को ज़रूर प्रदूषित करते हैं और वो जल जो है वो संचित होता हुआ ज़मीन के अंदर रिसता रहता है और फिर वो जब अन्य उपयोगों में काम में लाया जाता है तो प्रदूषित जल के रूप में उपयोग में आता है, ठीक है। पशुधन, बहिस्त्राव एवं पशु बाड़ों की गतिविधियाँ। तो बहिस्त्राव का मतलब ये होता है कि पशुधन, बहिस्त्राव का मतलब कि पशुओं के द्वारा जो स्त्रावित मल मूत्र है वो,
और पशु बाड़ों की गतिविधियाँ। तो ये सारे के सारे ऐसे जो है पदार्थ हैं जिनसे कि जल प्रदूषण जो है वो बढ़ता है। भूमंडलीय जनित प्राकृतिक लवणता एवं वनीकरण। ठीक है, तो भूमंडलीय जनित प्राकृतिक लवणता का मतलब ये है कि भूमंडल के अंदर जो लवणीयता है, ठीक है, वो भी जल प्रदूषण को बढ़ाती है। इसके अलावा वनीकरण जो है वो भी जल प्रदूषण को बढ़ाता है। ये अनिश्चित स्रोत है। ठीक है, भूतलीय जल का प्राकृतिक पर्यावरण के माध्यम से बहना। तो इसमें देखो ये होता है कि भूतलीय जल होता है जो भूमि के तल में उपस्थित है, यानी कि जिसके अंदर जैसे ट्यूबवेल हुए या हैंडपंप जो हुए उनसे जो जल जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो वो जब प्राकृतिक, वो बिल्कुल जो है वो बाहरी अशुद्धियाँ जो है उस जल के अंदर बहुत कम होती हैं। लेकिन जैसे ही वो पर्यावरण में बहता है तो उसमें क्या होता है, अशुद्धियाँ मिलने लगती हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि इस प्रकार के जो ये कारण हैं इनसे जल प्रदूषण जो है वो होता है। खनिजों का विलीनीकरण, यानी कि खनिज जो है अगर वो जल के अंदर घुलते हैं तो वो धातु की मात्राओं को या अधातु की मात्राओं को बढ़ा देंगे। एवं वायुवाहित समुद्री लवण एवं खनन गतिविधियाँ। तो खनन गतिविधियाँ और समुद्री लवण जो है वायुवाहित, ये सारे के सारे क्या हैं, निश्चित स्रोत हैं। तेल क्षेत्रों से लवण जल का विसर्जन। तो आपने देखा होगा कि जो है तेलीय क्षेत्र हैं जहाँ पर तेल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ से जो जल है अगर उन रसायनों का जिनसे कि तेल प्राप्त होता है अगर वो जल के संपर्क में आते हैं तो वो जल का प्रदूषण जो है वो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा घरेलू कूड़ा करकट, निर्माण संबंधी गतिविधियाँ एवं रेडियो सक्रिय पदार्थ, ये सारे के सारे जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो हमने बात कर ली स्रोतों के बारे में कि स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे जल प्रदूषकों के बारे में। ठीक है, तो देखिए जल प्रदूषक जो हैं वो क्या होते हैं। जल प्रदूषक जो हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में मिलकर उसकी भौतिक और रासायनिक और जैविक संरचना में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो हैं वो जल प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषकों का घनत्व, स्रोत तथा उनकी भौतिक एवं रासायनिक अवस्थाएं चारों ओर के वातावरण के साथ उनकी अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। यानी कि प्रदूषकों का प्रकार, प्रदूषक वो क्यों हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो बाहरी वातावरण के साथ कितनी सुगमता से क्रिया करते हैं। ठीक है, अगर उनकी क्रिया कम है, अगर वो अभिक्रियाशील नहीं है तो वो प्रदूषण नहीं पैदा करेंगे। लेकिन अगर वो तुरंत क्रिया करते हैं तो इसका मतलब वो हर चीज़ को प्रदूषित करते जाएंगे। बहुसंख्यक प्रदूषकों का वर्गीकरण निम्नांकित श्रेणियों के अंतर्गत किया गया है। तो जो जल के जो प्रदूषक हैं वो दो प्रकार के होते हैं भाई। एक तो होते हैं जैव प्रदूषक, यानी कि जो जीवों से संबंधित होंगे, और दूसरे होंगे अजैव प्रदूषक। तो जैव प्रदूषक के अंदर देखिए, जैव प्रदूषकों में विघटनशील एवं अविघटनशील दोनों ही प्रकार के उत्पाद सम्मिलित हैं। जैव प्रदूषकों में पादप, पोषक मल, संश्लिष्ट उत्पाद एवं तेल इत्यादि रोग उत्पादक कारक जो हैं वो सम्मिलित हैं। किसी भी जल संसाधन में पादप एवं सूक्ष्म जैविक समष्टि के विद्यमान विलीन ऑक्सीजन जलीय जीवन की एक जो है वो स्वीकार्य आवश्यकता है। और पानी के अंदर विलेय ऑक्सीजन जो है उसका जो स्तर है वो 4 से 6 ppm होना चाहिए। ppm का होता है पार्ट्स पर मिलियन, इसका फुल फॉर्म होती है। ठीक है, जल प्रदूषक जो या जैव प्रदूषक जो हैं मुख्य रूप से कृषि भूमि में बहने वाले पानी, ठीक है, और इसके अलावा विद्यालयों के जैव कचरे, और इसके अलावा अन्य सड़े गले अवांछित पदार्थों के जल में मिलने से होता है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा हॉस्पिटल का जो जिसके अंदर जिसको हम बायोमटेरियल कहते हैं, तो वो भी अगर पानी में किसी रूप में मिलता है तो उससे भी जो है वो जल प्रदूषण की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, इसके बाद में है अजैव प्रदूषक। तो अजैव प्रदूषक के अंदर आते हैं इस प्रकार के जो प्रदूषक जो हैं तत्वों में अजैव लवण आ जाते हैं। अजैव मतलब अजैविक पदार्थ हैं ये, तो इसमें लवण आ जाएंगे। अघुलनशील और घुलनशील पूर्ण रूप से विभाजित धातु या धात्विक संयोजन,
सूक्ष्म मात्रिक तत्व आ जाएंगे। जितने भी रसायन विज्ञान के हम अंदर पढ़ते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर सम्मिलित हैं। जैव धात्विक, अमिश्र और खनिज अम्ल इत्यादि सारे के सारे शामिल हैं। तो जो जैव प्रदूषक है ना, वो जो है प्रदूषण के अंदर अगर वो प्रदूषण करेंगे भी तो उसकी मात्रा जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि प्रकृति से जो भी प्रदूषण होता है उसको प्रकृति स्वयं जो है वो कंट्रोल करती है। लेकिन जो कृत्रिम रूप से प्रदूषण हो रहा है मानव के द्वारा, वो प्रदूषण जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अजैव प्रदूषक क्या होते हैं, यानी कि जिनका प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए आपने प्रदूषण का वर्गीकरण पढ़ लिया है, जल प्रदूषण को हमने स्टार्ट किया है। अब ये जल प्रदूषण को हम और क्लैरिफाई करेंगे। हम ये देखेंगे कि इसके अंदर अजैविक प्रदूषक कौन कौन से हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।